हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। नीट 2026 के एग्जाम के दिन के लिए हमारे पास 1 वीक बचा है और 1 वीक से भी काफी कम है। हमने लास्ट क्लास से बतला दिया था कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद है आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। उसी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट जिस तरह से मैंने आपको प्लान बतलाया था कर चुके होंगे लास्ट वाले वीडियोज में। अब हम लोगों को ये बात ध्यान देनी है कि बायोलॉजी के पर्टिकुलर सेक्शन में इन लास्ट 5 डेज में हमको किन बातों का ध्यान रखना है और किन टॉपिक्स को एक बार फिर कंसिडर कर लेना है हमारी इन दोनों टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से। अब भी जानते हैं कि हमारा नेट का पूरा सिलेबस इन दो टेक्स्ट बुक के सहारे चल रहा है। ओनली प्लांट फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा प्लांट फैमिलीज दे दी गई हैं, है ना। वो भी हम प्रैक्टिकल की उसमें कर लेते हैं। तो टोटल ओवरऑल इन दो बुक से हम लोगों की पूरी कहानी है और 90 क्वेश्चंस का बेस बना हुआ है। आप लोगों ने नीट 2026 का एग्जाम दिया था जो री एग्जाम अब हो रहा है और आप लोगों को वहां ही समझ में आ गया था कि हमारी क्या कमियां रह गई थी। तो पेपर तो पूरा होल सिलेबस से कवर करेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको स्पेशली कंसिडर करना है। हर चैप्टर में फिर रिवाइज कर रहा हूं, हर चैप्टर में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्पेशली कंसिडर करना है, उन पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलवाऊंगा। और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोगों के मस्ट रिवाइज बायोलॉजी टॉपिक से। यानी आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो किन टॉपिक्स का आपको मस्ट रिवीजन करना है, उनको लेकर चलते हैं। जैसे हम लोग 11th क्लास का या हमारे सिलेबस की यूनिट फर्स्ट ओपन करते हैं तो उसमें जो पहली लाइन है वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आपको ध्यान रखना है। पहले चैप्टर में अगर आपको किसी को कंसिडर करना है और लास्ट में देखकर जाना है तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखिएगा और इनमें स्पीशीज, जीनस और फैमिली स्पेशल देखिएगा। यहां से वो क्वेश्चन बना सकता है कि किसके सफिक्स क्या लगता है, किसके सफिक्स ओईडी आता है, किसके एल्स आता है, किसके इस तरह से आता है। तो वो जीनस, स्पीशीज और फैमिली। एक चीज और मैं कंसिडर करूंगा, ऑर्डर भी ध्यान दे लीजिएगा इसमें। इस पर ऑर्डर में भी ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि ऑर्डर्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ और नहीं करना है। एक टेबल बनी हुई हम सब जानते हैं जिसमें मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट दे रखा है। इस पूरी की पूरी फैमिली को जितने भी चारों दे रखे हैं आप लोगों के, इन चारों टेक्सा को, इन चारों ग्रुप्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा उस टेबल को। इसके बाद ये रिवीजन, दो चीजों का रिवीजन करना आपको जरूरी है, बाकी तो ऑटोमेटिक याद रह जाता है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। उसमें प्रोटिस्टा में आपके जो 5 ग्रुप हैं, किसके, प्रोटिस्टा के जो 5 ग्रुप हैं, क्राइसोफाइट, डाइनो फ्लेजिनेट, यूग्लियोफाइटा, है ना, स्पोरोजोआ, इसमें एक आपके लास्ट कौन सा है, प्रोटोजोआ। ठीक है। और इस तरह से आपको चारों पांचों ग्रुप को एक बार देख लेना है। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, प्रोटिस्टा के पांचों ग्रुप को देख के जाना। वहां डायटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, आप लोगों के वहां रेड टाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसका स्पेशल ध्यान दें। डायटेंस सोइल क्या होती है, वहां से क्यों क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे। यूग्लिनोइड क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उस पर आपको कोई मिस्टेक ना हो। एस फॉर स्लाइम मोल्ड से कोई क्वेश्चन आए तो स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड कोई गलती आप ना करो, है ना। मैं इस पर जो बोल गया शायद, हाँ, स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें गलती ना करो। प्रोटोजोआ ज्यादा नहीं है लेकिन प्रोटोजोआ में जो 4 5 6 लाइन दे रखी है वो सारी याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में विरोइड्स बहुत कम दे रखा है, जितना दे रखा है उतना ही ध्यान रख लेना। एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रियोन्स, फाइकोबायोन्स बहुत सिंपल सिंपल से हैं। फंजाई की 4 क्लासेस पर स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, विद एग्जांपल। ठीक है, फंजाई की 4 क्लासेस पर विद एग्जांपल ध्यान रखना। विरियोइड्स, प्रियोन्स, फाइकोबायोन्स हो गया। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है जिसमें लीवर वेट आता है, मोस आता है और टेरिडोफाइट्स आते हैं। एक तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हम जानते हैं क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स हैं जिनमें फाइलोजेनेटिक, जहां प्रेजेंट जो जनरेशन है उसका अपने एंसेस्टर से क्या रिलेशन है उसको डील करती है। इसके बाद लीवर वेट पढ़ना, मॉस पढ़ना और टेरिडोफाइट्स पढ़ना, इनका रीजन जरूर करना। मैं स्पेशली बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को आप ध्यान दे जाएंगे तो जो आपका पेपर मिलेगा उस पेपर में इन पे कंसीडर किया जाएगा। अगला आता है एनिमल किंगडम, जो अपने आप में बड़ा लंबा चैप्टर होता है और देखा जाए तो इसमें काफी आरएमआर करना पड़ता है, काफी याद करना होता है, एग्जांपल्स को याद लेने पड़ते हैं। इसमें आपको कौन कौन से फाइलम को स्पेशल कंसीडर करना है, तो सिलेंट्रेटा को स्पेशल कंसीडर करना है,
टीनोफोरा को स्पेशल कंसिडर करना है, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर सेटर होता है उसके दिमाग में ये बात होती है कि ये या खास हैं, इन पर से क्वेश्चन किया जाए। उनके एक्सपीरियंस के बेस पर जो इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, उसके बेस पे हमें लगता है कि जो भी एग्जामिनर होता है इन पॉइंट्स को जरूर कवर करने की कोशिश करता है। इकाइनोडर्मेटा पर स्पेशली ध्यान रखना, हेमिकोडेटा पर स्पेशल ध्यान रखना। क्लियर? इसके साथ ये तो आपके हो गया कौन सा, नॉन कोडेट्स का। अब आते हैं कोडेट्स में, आपको स्पेशली ध्यान रखना है यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, पिसिस, है ना। पिसिस में ओस्टिक्यूथिस कॉन्टिक्यूथिस दोनों ध्यान रखना, और उनकी कंडीशन माइग्रेशन वगैरह की ध्यान रखना, किसमें कितने, है ना, फुफ्फुस होते हैं, वो कहते हैं पल्मोनरी सेक्स होते हैं, है ना, कितने इसमें गिल स्लिट्स होती हैं, कितने पैर्स होती हैं, वो दोनों का ध्यान रखना। क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल के साथ, तो वो जरूर तैयार रहना उसके लिए। एग्जाम्पल के साथ वो क्रॉस मैच का क्वेश्चन जरूर देता है चैप्टर से, तो इसका भी ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फ्लावर पे। फ्लावर में आपको ध्यान रखना है स्पेशली एस्टिवेशन क्या होता है, और एस्टिवेशन के हर टाइप को आपको मालूम होना चाहिए। एंड्रोशियम भी स्पेशली, एंड्रोशियम में किस तरह से जो स्टेमन होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, स्टेमन का एंथर आपस में कनेक्ट होता है तो क्या कंडीशन बनती है, स्टेमन अलग अलग रहती है तो क्या होता है, स्टेमोनोइड क्या होता है, ये सभी टर्म्स जो बोल्ड बोल्ड कर रखी है। देन प्लेसेंटेशन आपको पूरा मालूम होना चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, प्लांट फैमिलीज जो हमारे स्पेशली हैं, प्लांट फैमिली को डील करने का तरीका मैंने क्लासेस में बताया है कि आपको फ्लावर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फ्लावर फॉर्मूले के साथ ही आप ये लिख दें कि भाई किस तरह से प्लांट जो है एक्टिनोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक है, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंडोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, उन्हीं के साथ साथ लिखते जाएं जो मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है। दूसरी बात, एक्टिव जो प्लांट की फैमिलीज हैं उसके साथ ये भी ध्यान रख लें कि फ्लावर फार्मूले सबको एक पेज पे लिख ले, यानी पूरी प्लांट फैमिलीज आपकी एक पेज पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में भी बना के बताया है। क्लियर? तो इसलिए प्लांट फैमिलीज पे स्पेशली ध्यान रखोगे, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। फ्रॉग अपने नेक्स्ट चैप्टर में, वो फ्रॉग में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनी पर ध्यान देना है। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक टॉपिक, एक एक लेबलिंग सही होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको। वो किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी में किस तरह की कंडीशन होती है, किडनी की एक एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। दो टॉपिक्स पे ध्यान दे लेंगे फ्रॉग के तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन ज्यादा कंसंट्रेशन यहीं से किया जाता है टॉपिक के अंदर। अब आते हैं सेल, सबसे आसान यूनिट है सेल, सबको याद रहता है, लेकिन बच्चे इसको क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा इसको कम आंक लेते हैं। इसमें फिगर 8.2 दे रखा है जिसमें अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं सेल साइज के साथ, कि पीपीएलओ की साइज कितनी होती है, माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी होती है, सेल की साइज कितनी होती है, तो उस 8.2 वाले फिगर को जरूर देख लेना। सेल मेम्ब्रेन में सिंगल निकोलसन का लिक्विड मोजेक मॉडल का ध्यान रखना है स्पेशली। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है वो आपको याद रहना चाहिए, प्लास्टिड याद रहना चाहिए, राइबोसोम याद रहना चाहिए, राइबोसोम की हर चीज याद रहना चाहिए, और सेंट्रोमियर क्या है और सेंट्रोसोम से किस तरह से वेरी करता है, ये आपको याद रहेगा। तो सेल वाली यूनिट में आपको इसी से चांसेस मैक्सिमम रहते हैं कि यहां से क्वेश्चन बने हम लोगों के। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों को ध्यान रखना है अमीनो एसिड। देन पढ़ने का तरीका मैंने हमेशा बताया था आपको, इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन गैस हमने याद कर रखा है। इन तीनों अमीनो एसिड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो हम बायो में हमेशा याद रह जाएगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, किसमें कौन सी स्ट्रक्चर होती है। एंजाइम्स, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, क्लासेस का ध्यान रखिएगा एंजाइम का स्पेशली वहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। कोएंजाइम क्या है ना, एपोएंजाइम क्या है, ये सारी टर्म्स आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है, ये सब क्लियर रहना चाहिए। और एक टेबल बन रही है 9.5 टेबल को जरूर देख कर जाना, बुक में 9.5 टेबल को जरूर देख के जाना, सारी चीजों का बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद सेल साइकिल, सेल साइकिल कंसेप्चुअल चैप्टर है, आराम से बच्चों को याद रहता है। उसमें सेल साइकिल में G1 S और G2 की एक एक पॉइंट्स, एक एक चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 10 चल जाए, सारा याद रहना चाहिए। मेटाफेज को स्पेशली ध्यान लेके जाएंगे, मेटाफेज से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट में LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं उन सबको ध्यान से रख के जाना है ना, कि सिनेप्सिस कब होता है, काइस्मेटा कब शो होता है, ये सारा क्लियर रहना चाहिए आपके माइंड में। अगली बात आती है हम लोगों के प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में तो क्या है, आपको पूरा ही स्टडी करनी है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीआर, है ना। मैं आपको फिर रिवाइज कर रहा हूँ, अगर कोई टीचर ऐसा बोलता है कि ये पढ़ लेना प्लांट इसमें फिजियोलॉजी में, नहीं बोला, कंसेप्चुअल चैप्टर है, हर बच्चे को याद रहता है प्लांट फिजियोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं आती। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर ही रहे हैं अब तो बड़े आराम से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। जो पुराने रिपीटर्स बच्चे हैं वो जानते हैं कितना प्लांट फिजियोलॉजी में पहले पढ़ना होता था, हमें मालूम है, हमें 2010 के बैच में, 9 के बैच में, 8 के बैच में कितना पढ़ाते थे हम।
3 चैप्टर्स हैं बड़े आराम से, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन पर ध्यान देना है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई टॉपिक आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सजेस्ट करता हूँ तो एज ए टीचर मेरे लिए सही नहीं रहेगा, आपके लिए एज ए स्टूडेंट सही नहीं रहेगा। तो इसको आप कंप्लीट करें, स्टडी करें, और अपन लोग डॉक्टर बनने वाले हैं तो इसलिए हमको ये बात ध्यान देना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में आपको पोलिनेशन सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टडी पोलिनेशन की करना चाहिए। आपके पोलिनेशन के टाइप्स क्लियर रहना चाहिए, वेलेस्टेरिया में कैसे होता है, जोस्टेरा में कैसे होता है, ये सब चीज क्लियर रहना चाहिए। एंथर क्या है, एंथर के बारे में पूरा ध्यान रखें, एंथर की स्ट्रक्चर ध्यान रखें, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है एम्ब्रियो, मोनोकोट डाइकोट क्या होता है। मैंने इनके वन शॉट भी अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप चाहें तो उन वन शॉट में इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी वन शॉट अवेलेबल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट स्टडी करनी है। आप बोलेंगे सर ये जूलॉजी, ना ना ना, आसान है, एक बार रीडिंग करते हैं तो ये कंसेप्चुअल होता है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोइंग प्लांट्स ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बड़ा चैप्टर नहीं है, एक आपको मैंने इसके लिए आपको वन शॉट भी दे रखा है, लेकिन अभी वन शॉट पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल इसको एक पेज पे लिखकर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, तो इसके लिए इसको कंप्लीट स्टडी कीजिए। इसमें ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, जल्दी रिविजन भी हो जाएगा, वो पूरा पढ़िए इसे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर में हमको ध्यान रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, पेलियोट्रोपी क्या होती है, इन सब के एग्जांपल्स क्लियर होना चाहिए माइंड में बैठो। फिर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन किसमें, बर्ड्स में, हनी बी में, दोनों में ध्यान रखना। और मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में ध्यान रखना कि क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहना चाहिए आपके दिमाग में, क्लियर। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पूरी कंप्लीट स्टडी करनी है। इसमें मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर रिस्की है, थोड़ा थोड़ा मामला बिगड़ेगा, और कंसेप्चुअल बच्चों को याद रहता है। अगली बात हम लोगों को ध्यान रखना है, इवोल्यूशन में मिलर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अच्छी तरह ध्यान रखें। मिलर ने कौन कौन सी गैसेस ली थी, है ना, उनका क्या रेशो था, ये सारा मालूम रहना चाहिए। क्या सूप बना था, बायो सूप क्या होता है, कोस्टर बेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। होमोलोगस एनालोगस क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है ना, और सोल्टेशन क्या होता है, ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन याद रहना चाहिए। हार्डीवेयर प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू, तो ये सबको याद जाता है, लेकिन उसकी प्रिंसिपल याद रहना चाहिए कि इक्वल टू 1 क्यों बोला और किन किन एग्जांपल्स में होता है। रिवर पोपेट जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में क्लियर रहना चाहिए कि रिवर पोपेट हाइपोथेसिस क्या बोल रही है। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसको एक पेज पे लिख लिया होगा आपने, कितने माइंड, कौन से ह्यूमंस का कौन, कितने माइंड का सीसी का माइंड होता है, वगैरह वगैरह, है ना। और इन चीजों का ध्यान रखना, जल्दी से एक बार में चार्ट से ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बड़ी बड़ी चीजें आपको याद रहना चाहिए, और कुछ नहीं कि जो ग्रुप्स हैं उनके एपोक्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो पढ़कर जाएंगे से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको प्लाज्मोडियम ध्यान रखना है, सबसे खास है, ठीक है। बाकी तो बच्चों को ऐसे भी याद रह जाते हैं। इम्यूनिटी याद रहना चाहिए, पूरा कंप्लीट इम्यूनिटी याद रहना चाहिए, एड्स याद रहना चाहिए, कैंसर, और ड्रग्स कौन कौन से एल्कोलॉइड्स होते हैं उनके ड्रग्स के, वो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। चलिए लास्ट हम देखें तो माइक्रोब्स, सीवेज ट्रीटमेंट और बायो कंट्रोलिंग एजेंट को बिल्कुल देख कर जाएंगे आप। सीवेज ट्रीटमेंट में बायो कंट्रोल एजेंट इनको जरूर देख कर जाएंगे, ठीक है ना। और सीवेज ट्रीटमेंट इस पर ज्यादा चांस होते हैं। बायोटेक कंप्लीट डरना है, मैं वही बोल दूं मैं जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में कि ये टॉपिक ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देना है, तो वो गलत हो जाता है। फिर भी मैं आपको एक बात तो कंसिडर करा देता हूँ बायोटेक में, और वो बात क्या है, अगर मैं बायोटेक की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक चीज पर जरूर मुझे ध्यान दिलवाना है आप लोगों का। एक तो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स, उस पर से वो उलझाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी स्टेप्स क्या क्या है, उनकी स्टेप्स याद रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को जो घातक है हम लोगों का पैलिंड्रोमिक डीएनए, उस बच्चे को याद रह जाता है, इजी गोइंग में याद रहता है। ये पीबीआर 322 की एक एक स्ट्रक्चर मालूम रहना चाहिए, एक स्टेप्स याद रहना चाहिए पीबीआर 322 की, है ना। ये पूरा कंप्लीट मालूम होना चाहिए आपको कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। और एक चीज और आपको मैं कंसिडर करना चाहूंगा कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, ठीक है, ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। और एक चीज और, क्लोनिंग साइट्स जो होती हैं उनका क्या मीनिंग होता है वो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की जो टेक्निक्स है, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक या जिंगल मेथड, ये क्या है, ठीक है। और उसके बाद पीसीआर के जो स्टेप्स है, तीनों स्टेप, ये बार बार पूछा जाता है पीसीआर की स्टेप्स कौन कौन सी है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। और दोनों जो बायो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, बच्चा इस पर कभी ध्यान देता नहीं है, बहुत छोटा सा दे रखा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये क्या होती है इसका पूरा ध्यान रखें।
तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सारी स्टेप्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है ये याद रह जाए। एप्लीकेशन वाला चैप्टर 10 में आपको कुछ वर्ड्स याद रहे, टोटिपोटेंसी क्या होता है ना, सोमाक्लोन्स उनके एग्जांपल्स क्या हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स, है ना, और मेरिस्टीम वाला पार्ट आपको याद रहना चाहिए। जीएमओस में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिलस स्ट्रेन जैसे बीटी कोटर्स की एक एक चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट, ये क्राई A1AC और क्राई AB जीन, सेकंड AB जीन के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए आप लोगों को। आरएनए इंटरफेरेंस स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। किस तरह से हमें ह्यूमन इंसुलिन, है ना, मिला, जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, उसमें कौन से पेप्टाइड्स हटाए गए, कौन से जोड़ा गया, 1983 में एली लिली ने, इस कंपनी ने इसको काम किया। एडीए क्या है, एडीए से हमको क्या मिला, एडीए की बारे की पूरी कहानी याद रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं है। और जीईएसी की फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो क्या है, उसके बारे में याद रहना चाहिए। देन आती है हमारी इकोलॉजी, इसमें आप लोगों को बहुत सिंपल यूनिट है, मेरा एक राय है इसमें कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी में एनसीईआरटी की पूरी लाइन को एक बार जरूर ध्यान दे जाना, क्योंकि हम मैथमेटिकली अच्छे साउंड करते हैं तो हमारा तैयार रहता है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ के दोनों ग्राफ और उनकी इक्वेशन मालूम होना चाहिए। y=mx+c वाली इक्वेशन सी जो होती है मैक्स की, है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उस पर से दिए गए हैं। स्पीशीज के जो कॉम्बिनेशन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन के, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के एग्जांपल्स क्या हैं और ये किस टाइप्स की रिलेशंस हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो ऑर्चिड वाला एग्जांपल है सूडो कपुलेशन का, वो याद रहना चाहिए, ठीक है ना। एक जो होता है वेस्प वाला, लेइंग एग्स इन फिग फ्रूट्स, वो आपको याद रहे, ठीक है ना, अपना काम हो जाएगा। इकोसिस्टम बहुत इजी यूनिट है। प्रोडक्टिविटी इसमें स्पेशली ध्यान रहे आप लोगों को, इसके साथ डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस, उसकी स्टेप्स याद रहे कि लीचिंग का मीन्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से आप कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी तो आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना है। y=mx+cp, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आपको याद रखना चाहिए। तो मैंने आप लोग के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स स्पेशल थे वो सारे एक एक बार बोलकर भी और समझा कर भी बता दिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो इन टॉपिक्स का जरूर कंसिडरेशन करें बायो में। जितने बच्चे इसको देखते हैं इस वीडियो को, 10, 20, 100 जितने भी देखते हैं, है ना, मेरी बड़ी बड़ी डिमांड नहीं, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने उनके लिए काम हो रहा है। जो नहीं देख रहे हैं वेरी गुड, उनके पास कोई दूसरा टीचर होगा, उससे अपना काम चल रहा होगा। तो ठीक है, आप लोग इन चीजों का जरूर कंसिडर करें। तो हमारा काम कंप्लीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन टॉपिक्स को एक बार कंसिडर करेंगे, होपफुली इन्हीं से क्वेश्चंस बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बेस्ट विशेष, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, कोई से भी नेगेटिव थॉट मन में मत आने दीजिएगा, आप बेस्ट कर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। गुड डे एंड गुड बाय।